आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में एमिनो एसिड के आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के संबंध में कुछ जानकारियाँ, जिसमें हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का रेंज प्रिडिक्ट करेंगे और उसको किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं और क्यों, वो जानेंगे। देखिए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जैसा कि आप जानते हैं वह पीएच है जिस पर एमिनो एसिड के ऊपर नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो हो। उस पॉइंट को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं और इस पॉइंट पर जो एमिनो एसिड का सॉल्यूशन होता है वह उसमें एमिनो एसिड ना तो कैथोड और ना तो एनोड की ओर मूव करता है या उसकी ओर अग्रसित होता है। आइए देखते हैं सबसे इजी एग्जांपल, जो सबसे सिंपल एमिनो एसिड का है वो है ग्लाइसिन NH2CH2COOH, लेकिन इसमें हम NH3+ लेंगे और जो क्योंकि हम जो pK वैल्यू ले रहे हैं वो एसिड के लिए होता है, जो NH2 ग्रुप होता है वो बेसिक है, इसी वजह से उसका जो एसिडिक रूप है, ताकि pKa के साथ हम गणना कर सकें, वो NH3+ है, उसका हमने यहाँ उपयोग किया है। और पीके वैल्यू है एमिनो ग्रुप के लिए 9.6, एसिडिक ग्रुप के लिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए पीके वैल्यू है 2.3। एक चीज़ और हम ध्यान कर लें, इससे पहले वाली वीडियो जो कि एमिनो एसिड के पीएच और चार्ज से रिलेटेड था, उसमें हमने आपको बताया था कि पीएच और जो कि सॉल्यूशन का वैल्यू होता है पीएच का वैल्यू और पीकेए जो एमिनो एसिड से ताल्लुक़ रखता है, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी प्रोटॉन वही ग्रहण करेगा या वही एक्सेप्ट करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए देखते हैं हम अलग अलग पीएच रेंज पर ग्लाइसिन के क्या नेट चार्ज, एमिनो एसिड के जो ग्लाइसिन है उसके ऊपर कौन सा नेट चार्ज होता है। तो पहला जो पीएच है वो देखते हैं pH 1, जो कि 9.6 और 2.3 दोनों से ही उसकी कम वैल्यू है, और इसीलिए pH 1 पर जो एमिनो ग्रुप होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो अपने ऊपर प्रोटॉन ले लेंगे, अपने पास प्रोटॉन रख लेंगे। तो जो NH3+ है वो NH3+ के रूप में रहेगा और COOH प्रोटोनीकृत होकर COOH ही अवस्था में रहेगा। तो टोटल चार्ज जो है वो है +1 और इसमें है चार्ज 0, दोनों को मिलाकर +1 चार्ज होगा। नेट चार्ज एमिनो एसिड के ऊपर होगा +1 pH 1 पर। अब देखते हैं pH 7, जिसका वैल्यू 9.6 और 2.3 के बीच में है, और पहली जो वैल्यू थी वो इन दोनों वैल्यू से कम थी। एक और आखिरी वैल्यू लेंगे जिन दोनों वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो अब हम देखते हैं pH 7, जो कि pH 9.6 और pK 9.6 और pK 2.3 के बीच की वैल्यू है। इस वैल्यू में हम देख सकते हैं कि इसमें pKa 2.3 का जो मान है वो कम है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वह अपने प्रोटॉन दे देगा सॉल्यूशन को, क्योंकि उसका मान कम है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा है प्रोटॉन उसके पास, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें हो जाएगा चार्ज -1। यहाँ जो एमिनो ग्रुप है उसका पीके का मान है 9.6, तो इसीलिए एमिनो ग्रुप अपने पास प्रोटॉन रहेगा, चार्ज हो जाएगा इसके पास +1। तो +1 और -1 दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल आ जाएगा 0, यानी pH 7 पे एमिनो एसिड के ऊपर चार्ज होगा 0। इसी तरह से एक और वैल्यू लेते हैं pH 8, और pH 8 में इसका जो वैल्यू है 2.3 से ज़्यादा है, इसलिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अपना प्रोटॉन देगा और COO- के रूप में रहेगा, चार्ज होगा -1। और एमिनो ग्रुप का जो pK वैल्यू है वो ज़्यादा है 9.6, इसलिए एमिनो ग्रुप NH3+ के रूप में प्रोटॉन अपने पास रखेगा, उसके ऊपर चार्ज होगा +1। +1 एंड -1 दोनों को मिला के हो जाएगा 0। तो हम देख सकते हैं कि दोनों pH 7 और pH 8 पे दोनों पर ही नेट चार्ज जो है एमिनो एसिड, जो कि यहाँ पर ग्लाइसिन का एग्जांपल है, उसके ऊपर चार्ज आ रहा है 0। उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, क्योंकि लॉजिकल डिडक्शन है ये, तो उसका अर्थ ये है कि इस रेंज में ही पी आई का मान आएगा। एक और वैल्यू लेते हैं 13, जो कि pH 13 ले रहे हैं, जो कि 9.6 और 2.3 से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में सारे जो प्रोटॉन्स होंगे, दोनों जो क्रियात्मक समूह हैं वो सॉल्यूशन को प्रोटॉन अपना देंगे।
ऐसी स्थिति में जो NH3+ है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और COOH जो है COO- में कन्वर्ट हो जाएगा। NH2 के ऊपर चार्ज है 0 और COO- के ऊपर चार्ज है -1, तो टोटल चार्ज होगा दोनों को जोड़ के -1। तो हम देख सकते हैं कि pH 13 पे जो एमिनो एसिड जो कि यहाँ पर ग्लाइसिन है उसके ऊपर चार्ज pH 13 पे -1 है। अब pKa1 और pKa2 इन दोनों को अगर जोड़ के उसका एवरेज निकालते हैं, ये जो एवरेज वैल्यू होती है वह आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या PI वैल्यू कहलाती है। तो इस केस में 2.3 और 9.6 को जोड़कर उसका जो एवरेज निकालते हैं आएगा 5.95 यानी 6। तो 6 और 6 जो है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की ये गणना जो है हमें एग्जैक्ट वैल्यू देती है और हम ये देख सकते हैं कि वह जो वैल्यू है वह 6, 7, 8 ये वाली रेंज पे ही ये जो चार्ज होता है वो 0 आता है। आइए देखते हैं कि क्या होता है जब किसी भी एमिनो एसिड में 2 से ज़्यादा क्रियात्मक समूह हों। देखिए, पहला केस हम देखते हैं कि अगर साइड चेन में ऑक्सीजन या सल्फर वाले साइड चेन हो, तो ऑक्सीजन या सल्फर एटम वाले साइड चेन हो तो लोअर दो जो पीके वैल्यूज़ हैं उनका इस्तेमाल करके पीआई वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। यहाँ जो प्रोटोनेटेड साइड चेन है उसका वैल्यू है 0। हम आप ये कह सकते हैं कि SH का अगर प्रोटोनेशन करें तो SH2+ हो जाएगा, लेकिन हम जो pKa वैल्यू ले रहे हैं वो SH का ले रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे pKa वैल्यू NH2 का हम नहीं लेते, उसके बजाय हम NH3+ का यानी एसिडिक ग्रुप का लेते हैं। तो ये एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स यानी आप कह सकते हैं SH या OH जो कि प्रोटॉन दाता है, COOH जो कि प्रोटॉन दाता है, और उसी के साथ ही अगर NH3+ हो जाएगा वो भी प्रोटॉन दाता होगा। तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ इन रूपों को लेते हैं, इन फॉर्म्स को लेते हैं, यानी COOH, OH या SH जिसके ऊपर चार्ज है 0, इन तीनों के ऊपर ये प्रोटोनेटेड फॉर्म है और इसके ऊपर चार्ज है 0। ये मानते हुए हम दो लोअर पीके वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे पीआई वैल्यू को पता करने के लिए। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हम ले रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको बताया था 2 सिस्टीन या टायरोसिन। सिस्टीन में यहाँ देखिए SH है और टायरोसिन में यहाँ पर OH है। तो इस बात को देखते हुए चलिए हम लेते हैं टायरोसिन का एग्जाम्पल, और टायरोसिन का एग्जाम्पल लेते हुए हम देख रहे हैं कि इसमें 3 पीके वैल्यूज़ हैं, 2.2, 9.1 और 10.1। इन वैल्यूज़ में से किन दो वैल्यू को हम लें किन दो पीके वैल्यू को लें जिससे कि हम पीआई की गणना कर सकते हैं, यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की गणना कर सकते हैं। उसके लिए हम लॉजिकल डिडक्शन पहले निकालते हैं। लॉजिकली इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि किन दो वैल्यूज़ को लेना चाहिए। रूल के मुताबिक जो दो नीचे वाले वैल्यूज़ हैं, लोअर वैल्यूज़ हैं, इन तीनों में से 2.2 और 9.1 उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अलग अलग पीएच ले रहे हैं। ये देखिए हमने तीनों पीएच को लिखा यहाँ पर, और उनके बीच हमने तीनों के बीच में हमने इस तरह से लाइंस लगा दिए और इन के नीचे, इन पीएच के नीचे के वैल्यूज़ लिए, इन दोनों के बीच के वैल्यूज़ लिए। देखिए 9.1 और 10.1 के बीच का वैल्यू हमने लिया, और जो सबसे हाई वैल्यू है उससे ऊपर का वैल्यू हमने एक पीएच का लिया। अलग अलग पीएच रेंज लेते हैं। पीएच जब 1 है, यानी सॉल्यूशन का पीएच का मान जब 1 है, तो ये तीनों के तीनों जो वैल्यूज़ हैं pKa के, वो इनकी वैल्यू है ज़्यादा। ऐसे में ये तीनों के तीनों जो है अपने प्रोटोनेटेड रूप में रहेंगे, यानी OH के ही रूप में रहेगा, वो प्रोटोनेटेड फॉर्म है। COO- जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो भी प्रोटोनेटेड यानी COOH के रूप में रहेगा, यानी इसके ऊपर चार्ज होगा 0, OH के ऊपर, COH के ऊपर होगा 0, और NH3 भी प्रोटोनेटेड होगा तो उसके ऊपर होगा +1। तो 0, 0 और +1 को अगर प्लस करते हैं तो +1 का वैल्यू आता है। उसका मतलब ये है कि अगर हम pH का मान 2.2 से कम रखते हैं तो ऐसी स्थिति में कुल चार्ज या नेट चार्ज एमिनो एसिड के ऊपर होगा +1। अगर हम 2.2 और 9.1 ये दो लोअर वैल्यूज़ हैं, उनके बीच में कोई भी एक पीएच का वैल्यू लेते हैं, से फॉर एग्जांपल pH 5 अगर हमने लिया तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ pKa जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है उसकी वैल्यू कम है, बाकी दोनों की ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, NH3 जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो +1। OH जो है अपने प्रोटोनेटेड रूप में ही रहेगा,
यानी OH के रूप में ही रहेगा, उसके ऊपर होगा चार्ज 0। और COOH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अपना प्रोटॉन दे देगा, COO माइनस के रूप में रहेगा और उसके ऊपर चार्ज होगा -1। इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हम पाएंगे इसकी वैल्यू है 0। तो नेट चार्ज ऑन एमिनो एसिड विल बी 0। तो ये वैल्यू कब आई? ये वैल्यू तब आई जब हम लोअर दो जो पीके वैल्यूज़ हैं, उन लोअर दो पीके वैल्यूज़ हैं उनके बीच की जो हमने पीएच ली है उसमें नेट चार्ज इज़ 0। उसके बाद हम देखते हैं कि एक वैल्यू जो अपर दो वैल्यूज़ हैं यानी 9.1 और 10.1 के बीच की कोई पीएच वैल्यू लेते हैं, इन दोनों पीके वैल्यूज़ के बीच में पीएच वैल्यूज़ लेते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल 9.6 में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, क्योंकि उसका मान कम है, वो -1 यानी अपना चार्ज अपना प्रोटॉन दे देगा और सॉल्यूशन को, और COO माइनस के रूप में रहेगा। और जो NH3+ है, जो NH3+ है उसका भी वैल्यू जो है वो 9.1 है पीके वैल्यू, जो 9.6 से कम है, इसलिए वो अपना प्रोटॉन दे देगा, NH2 के रूप में रहेगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 0। और आप देख रहे हैं कि OH का जो पीके वैल्यू है 10.1 है, जो 9.6 से ज़्यादा है, तो वो प्रोटॉन अपने पास ही रखेगा और उसके ऊपर होगा चार्ज 0। OH के ऊपर प्रोटोनेटेड फॉर्म है ये, इसके ऊपर चार्ज है 0। तो टोटल चार्ज इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो टोटल चार्ज आ जाएगा -1। यानी 9.1 और 10.1 के बीच में अगर हमने पीएच रखा है तो चार्ज आ जाएगा -1। इसी प्रकार से जब 10.1 यानी इन तीनों पीके वैल्यूज से ज़्यादा अगर हमने वैल्यू रखा है सॉल्यूशन के पीएच का, जैसे pH 13, तो सॉल्यूशन ही सभी प्रोटॉन्स को ले लेगा, सभी क्रियात्मक समूह के प्रोटॉन को ले लेगा, यानी COO माइनस के रूप में रहेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, -1 चार्ज आएगा। NH3+ अपने प्रोटॉन दे देगा और NH2 के रूप में आएगा, NH2 का चार्ज होगा 0। OH जो है वो भी अपना प्रोटॉन दे देगा और O- के रूप में रहेगा, तो आ जाएगा उसके बाद -1 चार्ज। इन -1, 0 और -1 को आपस में जोड़ें तो हम पाएंगे -2। तो हम देखते हैं कि अगर pH जो है सभी से ज़्यादा है, यानी 10.1, 9.6 और 2.2 से अधिक वैल्यू है, तो उसमें जो चार्ज होगा -2। अब हम देखते हैं कौन सा ऐसा रेंज है, कौन से पीके वैल्यूज़ हैं जिसके बीच का pH वैल्यू जो होगा तो उसमें चार्ज 0 आएगा। वो हम देखते हैं 2.2 और 9.1, यानी लोअर वैल्यूज़, ये अधिकतम वैल्यूज़, अपर टू वैल्यूज़ 9.1 और 10.1, और लोअर टू वैल्यूज़ जो हैं, लोअर दो वैल्यू हैं 2.2 और 9.1, उन दोनों के बीच में 0 वैल्यू आती है पीएच की, चार्ज की। तो PI का वैल्यू, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से, तब निकलेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो साइड चेन था वो उस पर ऑक्सीजन था और प्रोटोनेटेड फॉर्म उसका OH फॉर्म माना जाएगा पीके वैल्यू के अनुसार, और प्रोटोनेटेड फॉर्म का चार्ज है 0, तो लोअर वैल्यू है 0, अपर वैल्यू होगा +1, जो कि हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि अपर टू वैल्यूज़ को लेकर PI यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को निकाला जाता है। दूसरा केस हम देख रहे हैं, इफ़ द प्रोटोनेटेड साइड चेन हैज़ N, नाइट्रोजन अगर है तो उसका जो प्रोटोनेटेड फॉर्म होगा वो NH+ होगा या NH3+ होगा, यानी प्रोटोनेटेड साइड चेन का जो वैल्यू होगा वो +1 है। इससे पहले हमने देखा था प्रोटोनेटेड साइड चेन का वैल्यू है 0, तो 0 कम है, +1 ज़्यादा है। इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि 0 कम है, यानी जो लोअर वैल्यूज़ हैं उनको अगर एवरेज निकालेंगे तो PI निकलेगी, +1 ज़्यादा है यानी अपर टू वैल्यूज़ का एवरेज निकालेंगे PKA वैल्यूज़ का, तो आएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अपर टू वैल्यूज़ का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को निकालने में इस्तेमाल कब करते हैं, जब जो साइड चेन में नाइट्रोजन हो। तो एग्जांपल देख लेते हैं, हिस्टिडीन और लाइसिन का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, जिनके जो साइड चेन है उनमें नाइट्रोजन है, जैसे कि यहाँ पर और जैसे कि यहाँ पर। उनका प्रोटोनेटेड फॉर्म है NH3+ और NH+ इस केस में, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर टोटल 4 बॉन्ड्स हो चुके हैं। तो साइड चेन पर अगर +1 वैल्यू है तो अपर टू वैल्यूज़ PK के यूज़ किए जाते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता करने के लिए। आइए देखते हैं एग्जांपल। हमने लाइसिन का एग्जांपल लिया है, PK वैल्यूज़ ये 3 है, 2.2, 8.8 एंड 10.8, और साइड चेन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज।
तो पॉजिटिव 0 से ज़्यादा, +1 चार्ज 0 से ज़्यादा, तो ज़्यादा वाले दो वैल्यूज़ पी के ए के लेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या पी आई को कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए फिर वही इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल डिडक्शन का मेथड, और तीनों वैल्यूज़ लिख लेते हैं 2.2, 8.8 और 10.8, जो कि ये पीके वैल्यूज़ हैं। उनसे कम, उनसे ज़्यादा और उनके बीच के पीएच वैल्यूज़ को लेकर देखते हैं कि चार्ज कितना आता है। तो हमें अपने आप पता पड़ जाएगा कि टू अपर वैल्यूज़ को क्यों हम यूज़ करते हैं पी आई के कैलकुलेशन के लिए। जब हमने पीएच लिया 1, जो कि सभी पी के वैल्यूज से कम है, तो उसका मतलब सभी जो फंक्शनल ग्रुप है अपने प्रोटोनेटेड ग्रुप में रहेंगे। NH3 प्लस अपने प्रोटोनेटेड ग्रुप NH3 प्लस में रहेगा, उसके पर आएगा चार्ज +1। COO माइनस जो कार्बोक्सिलेट आयन जो अपने प्रोटोनेटेड ग्रुप COOH में रहेगा, तो उसका चार्ज हो जाएगा 0। NH3 प्लस अपने प्रोटोनेटेड फॉर्म NH3 प्लस में रहेगा, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा +1। इन तीनों को जोड़ें तो हो जाएगा +2। अब लेते हैं एक और वैल्यू जो कि 2.2 और 8.8 के बीच में है। से फॉर एग्जांपल pH 6 हमने लिया, pH 6 हमने लिया, तो हम देखते हैं कि जो 8.8 और 10.8 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी NH3 प्लस जो होगा वो +1 के रूप में रहेगा। NH3 प्लस जो है वो प्रोटोनेटेड रूप में रहेगा +1 के रूप में NH3 प्लस। और हम देखते हैं कि क्योंकि pH 6 है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो भी अपना प्रोटॉन देगा, तो COO माइनस के रूप में रहेगा। और हम देखते हैं कि 10.8 में का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो ये जो NH3 प्लस है वो अपने प्रोटोनेटेड फॉर्म NH3 प्लस में ही रहेगा, वो रहेगा +1 उसका चार्ज होगा। कुल हम इन तीनों को अगर प्लस करते हैं तो चार्ज आएगा +1, क्योंकि +1 -1 कट जाएगा, बचेगा +1, तो ये +1 चार्ज होगा अगर pH वैल्यू है 6, जो कि 2.2 और 2.8 के बीचों बीच है। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 8.8 और 10.8 के बीच में। से फॉर एग्जांपल हमने लिया 9.6। 9.6 की जो वैल्यू है वो 8.8 और 2.2 से ज़्यादा है, तो जो ये दोनों होंगे फंक्शनल ग्रुप्स, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये प्रोटॉन देंगे, जबकि NH3 प्लस जो है वो प्रोटॉन को नहीं देगा। हम देखते हैं कि स्थिति क्या है। pH है 9.6, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अपना प्रोटॉन देगा सॉल्यूशन को, तो क्योंकि इसका वैल्यू है कम, इसलिए चार्ज आ जाएगा -1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए। ये जो NH3 प्लस है उसकी वैल्यू भी pKa की कम है 9.6 से, इसलिए वो अपना प्रोटॉन देगा, NH2 के रूप में आएगा और उसका चार्ज हो जाएगा 0। उसी तरह से जब हम NH3 प्लस के पास आएंगे तो हम उसका देखेंगे जो pK वैल्यू है वो 10.8। 10.8 का मान ज़्यादा है, इसलिए वो अपने प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, NH3 प्लस के रूप में रहेगा, उसके ऊपर चार्ज आएगा +1। इन तीनों को अगर हम जोड़ें, -1 0 और +1 को जोड़ें, तो टोटल वैल्यू आएगी 0। यानी हम देखते हैं कि 8.8 और 10.8, यानी अपर जो दो वैल्यूज़ हैं, जो अपर वैल्यूज़ हैं दोनों, इन पीके वैल्यूज़ के बीच में अगर कोई भी पीएच लेते हैं, तो नेट चार्ज जो एमिनो एसिड है जिसका साइड चेन में नाइट्रोजन है, उसकी वैल्यू आ रही है 0। अब हम एक पीएच लेते हैं जो तीनों वैल्यू से ज़्यादा है, यानी 10.8, 8.8 और 2.2, तीनों से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए pH 13 हमने लिया, तो हम देख सकते हैं कि सभी के सभी जो ग्रुप है वो प्रोटॉन डोनेट करेंगे। COOH जो होगा एक प्रोटॉन डोनेट करेगा सॉल्यूशन को, और वो COO माइनस में परिवर्तित हो जाएगा, तो चार्ज हो जाएगा उसका -1। NH3 प्लस जो है अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा सॉल्यूशन को, NH2 में जुड़ जाएगा, तो उसका चार्ज हो जाएगा 0। NH3 प्लस जो है ये वाला जो 10 पॉइंट साइड चेन में है और जिसका pK वैल्यू 10.8 है, वो भी अपना चार्ज, अपना प्रोटॉन सॉल्यूशन को दे देगा और वो परिवर्तित हो जाएगा NH2 में, जिसका चार्ज होगा 0। अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो टोटल वैल्यू आएगा -1। तो हम देखते हैं कि अगर pH सब बहुत ज़्यादा हो गया, तीनों वैल्यू से ज़्यादा हो गया, तो वो नेगेटिव में आता है। तो pH की वैल्यू 0 कब रहती है? pH की वैल्यू 0 रहती है अपर
दो जो पीके वैल्यूज़ हैं 10.8 और 8.8 उनके बीच की जो वैल्यू है उस रेंज में जो पीएच वैल्यू होगी उसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होगा वो उसका मान होगा 0। सॉरी, टोटल चार्ज का जो मान होगा वो होगा 0। तो उसका मतलब जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वह अपर टू, सॉरी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होगा वो अपर टू जो पीएच पीके वैल्यूज़ हैं उन दोनों का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो उसमें हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिलेगा। लोअर वैल्यूज़ का एवरेज निकालने पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये याद रखना है कि जब साइड चेन में नाइट्रोजन है, 3 वैल्यूज़ अपने पास हैं, तो साइड चेन में नाइट्रोजन होने पर हायर 2 वैल्यूज़ जो पी के ए के होते हैं उनका एवरेज निकालते हैं तो पी आई वैल्यूज़ निकालते हैं, पी आई वैल्यू निकलता है। और अगर साइड चेन में ऑक्सीजन या सल्फ़र हो तो ऐसे में जो लोअर 2 वैल्यूज़ होते हैं उनका एवरेज निकालने से पी आई वैल्यू निकलता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द फंडामेंटल। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।